हेलो। आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको इसके पहले फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में रफ इंफॉर्मेशन दी है। उसमें से जो फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और शायद आप में से कुछ लोगों को वो बोरिंग भी हो सकता है। हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैं आज आपको 10 सीक्रेट्स और 10 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जहां से आपकी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग बेटर हो जाएगी। तो उनमें से 5 टिप्स को मैं पार्ट 1 में डालूंगा और पार्ट 2 में डालेंगे बचे हुए 5 टिप्स को। तो मैं डॉक्टर दीपक पर्वत, एंजल इन्वेस्टर, शेयर मार्केट इन्वेस्टर, आपके सामने अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। इंडिया के अंदर सिर्फ 3 से 4% लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और यूएस के अंदर 55% से भी ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट को वहां पे सीरियसली लिया जाता है। लोग स्किल सीखते हैं, लॉजिक सीखते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया के अंदर अभी भी यह ट्रेंड उतना आया नहीं है। लोग इसको गैम्बलिंग की तरह देखते हैं, सट्टा मानते हैं, इसके लिए इससे ज्यादातर लोग दूर रहते हैं। इसीलिए सिर्फ 3 या 4% से ज्यादा लोग इसमें नहीं, इससे ज्यादा यहां नहीं आते। तो आज हम बात करेंगे कि आप अगर अपने आप को शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए रेडी कर रहे हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस, दोनों में से एक जो आपको अच्छा लगता है उसका सहारा लेके इन्वेस्ट करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ बनाना चाहते हैं, अपने पैसे को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करके कुछ सालों तक वेट करने की उनकी मानसिकता है। क्योंकि आखिर ये जो है ये 80% साइकोलॉजी है, सिर्फ 20% स्किल्स है। स्किल्स तो सीखे जा सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कुछ 5 ऐसे टिप्स के बारे में जो मैं आपको दूंगा फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं पहले स्किल के साथ। फंडामेंटल एनालिसिस की पहली टिप है या पहला सीक्रेट है कि जिस किसी कंपनी में आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा डालना चाहते हो वो ब्लू चिप कंपनी होनी चाहिए। पेनी स्टॉक्स से दूर रहिए। जो छोटे छोटे प्राइस वाले 10, 12, 15, 20 रुपए या मैं मोटा मोटी कहूं कि 100 रुपीज के कम प्राइस वाले शेयर से दूर रहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर ब्लू चिप शेयर्स होते हैं जो अच्छी कंपनियां होती है, सिर्फ उन्हीं में डालिए पैसा। और आपको स्टडी यह करनी है कि जिस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो वो कम से कम कंपनी 10 से 15 साल पुरानी होनी चाहिए। 10-15 साल पुरानी क्यों? क्योंकि फिर उसका पूरा 12 साल 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमें स्टडी करने के लिए अवेलेबल होता है। कंपनी स्टार्ट कहां से हुई, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही, उसकी बैलेंस शीट क्या है, ये 10 सालों में उसकी प्रोग्रेस कैसी रही, क्या ऊंच क्या नीच, उन्होंने क्या देखी, क्या उथल पुथल हुई इस कंपनी में, ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हमें स्टडी करने के लिए मिलता है। इसके लिए किसी नए कंपनी में पैसा डालने से बगैर आप कोशिश करिए कि आप 10, 12, 15 साल पुरानी कंपनी में पैसा डालें। ये ऐसी कंपनियां स्टेबल होती है, आपको अच्छा ग्रोथ दे सकती है। यह था पहला टिप। दूसरी मेरी तरफ से टिप है आपके लिए, ग्रोथ कंसिस्टेंसी क्या है उस कंपनी की। कंपनी कोई भी स्टार्ट करता है उसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट बनाना, पैसा बनाना, बिजनेस को ग्रो करना। तो जिस किसी कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो, क्या वो कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में ग्रो कर रही है क्या? और सिर्फ ये एक क्राइटेरिया नहीं है, मेरा क्राइटेरिया दूसरा है कि जिस परसेंटेज से आपके देश की इकोनॉमी, हमारे भारत देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी कम से कम उससे 2 से 3 गुना ग्रो होनी चाहिए। अगर हमारे देश की इकोनॉमी समझो 5-6% से ग्रो हो रही है तो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम से कम 10-12% से ग्रो होनी चाहिए। यह डबल का फायदा क्या है कि देश की इकोनॉमी, देश की और दुनिया की इकोनॉमी के साथ अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो उन्होंने क्या ग्रेट किया, वो तो बढ़नी ही थी। लेकिन उन्होंने अगर देश की इकोनॉमी के परसेंटेज को आउट परफॉर्म किया है, इसका मतलब वो और ज्यादा बेटर कर रही है। तो हमें ऐसी कंपनियां ढूंढनी है जिन्होंने देश की ग्रोथ को कम से कम 2 या 3 गुना से आउट परफॉर्म किया है, उनकी ग्रोथ है।
ये था टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 क्या है? जिस किसी कंपनी के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उसकी जो मैनेजमेंट है वो कितनी सिंसियर है, कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितनी ऑथेंटिक है, वो अपने ड्रीम से या अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपने प्लान से रिलेटेड कितनी सिंसियर है, कितने सिंसियरली और कितने स्टेबल होके उन्होंने इस बिजनेस को इस लेवल तक लेके आए हैं और इसके आगे कितनी ऊंचे के लेवल पे लेके जाने का उनका प्लान है। ऐसा तो नहीं कि मीडिया के अंदर उनके बारे में, उनकी इंटीग्रिटी के बारे में, उनके प्लान्स के बारे में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, उनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कुछ फाइन लगा रखा है। ऐसी अगर मैनेजमेंट है तो उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर शक करने का पूरा चांस होता है। लेकिन मैनेजमेंट सिंसियर है, अपने लोन उन्होंने बाकायदा टाइम पे किए हैं, उनकी गवर्नमेंट, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी लीडरशिप है वो भी पिछले कुछ सालों से स्टेबल है, वहाँ कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, उन्होंने ग्रोथ अच्छा किया है और इसके आगे भी उनके एक्सपांशन के और डाइवर्सिफिकेशन के, ग्रोथ के अच्छे प्लान्स है। तो ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी मैनेजमेंट, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, ऐसी मैनेजमेंट आपको हमेशा नई ऊंचाई पे लेके जाएगी। तो ऐसी मैनेजमेंट वाली कंपनी को आपको ढूंढना पड़ेगा। चौथी टिप है मेरी तरफ से, डेप्ट कितना है कंपनी के ऊपर, कर्जा कितना है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है लेकिन उसके साथ उसका कर्जा भी बढ़ रहा है, या बाहर से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट लेंडर से, कहीं से बाहर से पैसा लेके उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो ऐसी कंपनी तो फिर कर्जे के बोझ के नीचे दब जाएगी। हमेशा कोशिश ये करना कि ऐसी कंपनी ढूंढे जिसके ऊपर कर्जा मिनिमम हो, और अगर पॉसिबल हुआ तो जीरो कर्जे वाली कंपनी मिले तो नथिंग लाइक इट। बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर अच्छी है, जैसे तो TCS इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल, जहां पे कंपनी के ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है। अगर ऐसी कंपनी है तो उनका जो रिजर्व फंड है वो उनके पास सेफ रहेगा, नए प्रोजेक्ट्स में वो लगा पाएंगे, एक्सपांशन में लगा पाएंगे। अगर कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत बड़ा होगा तो उनके रेवेन्यू का मैक्सिमम हिस्सा उस लोन की चुकाने, उसके लोन को चुकाने में और इसको इंटरेस्ट के पे करने में लग जाएगा, और उनके एक्सपांशन के लिए, ग्रोथ के लिए कम पैसा रहेगा। इसके लिए अगर कंपनी ऐसी है जिसके ऊपर कम से कम लोन है, और बेस्ट है कि अगर उसके ऊपर लोन ही नहीं है, तो ऐसी कंपनी को आप चूज करिए। 5th पॉइंट है प्रमोटर शेयर होल्डिंग। जिस किसी कंपनी के अंदर हमारा पैसा जा रहा है, उस कंपनी के जो ओनर है या प्रमोटर है, उन्होंने अपने खुद के पास कितने शेयर्स रखे हुए हैं। अगर उनकी शेयर होल्डिंग बहुत नॉमिनल है या बहुत कम है, इसका मतलब तो उनको बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, या उनको अपने खुद के बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं है। आज अगर उन्होंने बहुत बड़ा स्टेक, कम से कम 50% अगर अपने खुद के पास रखा है, और बाकी की शेयर होल्डिंग उन्होंने ओपन मार्केट में दी है, लोगों को, इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को दी है, तो इसका मतलब उनको पूरा भरोसा है अपने बिजनेस के बारे में। और यह भी है कि उनकी स्किन इन द गेम है, उनका बहुत बड़ा स्टेक है उस कंपनी में, तो वो सीरियसली कंपनी को मैनेज भी करेंगे, उतने ही सीरियसली वो कंपनी के ऊपर ध्यान भी देंगे, हर छोटी छोटी बातों के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे, कंपनी को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। तो जो प्रमोटर है उसकी शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर मिनिमम 50% होनी चाहिए, जितनी ज्यादा उतनी अच्छी, क्योंकि उतना वो अपने बिजनेस से रिलेटेड सीरियस है। अगर उनकी शेयर होल्डिंग किसी लेवल पे थोड़ी कम थी और उन्होंने बायबैक चालू किया है मार्केट से, कि पहले 35% थी, 40% थी, और अभी 5% और ले लिया, 10% और ले लिया, और वो अपना खुद का स्टेक अगर उस कंपनी में बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ बड़ी न्यूज आने वाली है। उनको पता है कि फ्यूचर में जाके कंपनी के शेयर के रेट बहुत बढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने बायबैक चालू किया है। ऐसी भी जो खबरें आती है कि कंपनी की बायबैक हो रही है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ होती है। तो ये मैंने आपको 5 टिप्स दिए हैं पहले पार्ट में। अब मैं सेकंड पार्ट में जाऊंगा तो वहां पे बाकी की 5 टिप्स दूंगा। बने रहिए मेरे साथ, मुझसे जुड़िए सेकंड एपिसोड में भी, जहां पे मैं रिमेनिंग 5 टिप्स दूंगा जो आपके लिए बेहतरीन साबित होंगी और आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में मदद करेंगी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।